लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था बेंडिंग बीम के बारे में, बेंडिंग ऑफ बीम क्या होती है, छड़ का बंकन क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है बेंडिंग मोमेंट के बारे में। बेंडिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा, बेंडिंग से क्या होता है, बेंड करना या बेंडिंग क्या होती है। जैसे कि हमने छड़ का बंकन पढ़ा था, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट पढ़ा था, या बेंडिंग रॉड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर ABCD एक रॉड लिया हुआ है। उस रॉड को हमने सिंपली स्टेबल रखा हुआ है, जैसे कि अभी आपको PQRS में दिखाई दे रहा है, वैसे ही हमने ABCD को स्टेबल करके रखा हुआ था। उस पर कोई भी लोड नहीं लिया था, उस पर कोई भी वेट नहीं लटकाया था। लेकिन जैसे ही हमने इसके एक पॉइंट को स्टेबल करके फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पॉइंट पर मतलब BC पर हमने वेट लटकाया, जैसे वेट लटकाया तो ये जो कुछ तरीके से ये थोड़ा सा हल्का सा बेंड हो गया, मतलब झुक गया। तो जब ये झुकाव हुआ है तो इसको हम बोलते हैं बेंड होना, और इसमें कुछ मूवमेंट जनरेट हो जाते हैं। मूवमेंट कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल यहाँ पर वेट लटका हुआ है, इसमें यहाँ पर मूवमेंट कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड है, AD जो है वो फिक्स्ड कर दिया गया है और BC जो है वो उस पर वेट लटकाया गया है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि एक पार्ट में हमने EF से इसको आधा हिस्सा इसका पार्ट में कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट बन गया AEFD और दूसरा पार्ट बन गया है EBFC। ये दो पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एक पार्ट में यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये एरो इस तरफ से बना हुआ है और दूसरे पार्ट में दिखाई दे रहा होगा नीचे तरफ एरो बना हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन बन गई है, EF जो है ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो BC है उसमें नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर वेट लटका हुआ है कुछ, तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों में फोर्सेस लग रहे हैं। तो जैसे कि नॉर्मल हम देखते हैं कभी भी किसी चीज़ में मूवमेंट अवेलेबल होता है तो या तो हम एक तरफ खींचते हैं तो ऊपर नीचे होने लगता है, वैसे ही यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन होने लगेगा, मतलब फोर्स जैसे ही हम हटाते हैं वो अपनी पोजीशन रीगेन करेगा, लेकिन ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। तो वैसे ही ये दोनों अगर एक लिमिट तक रहेगा फोर्स, तब तक तो वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा, लेकिन अगर पोजीशन चेंज कर दी, ज़्यादा फोर्स लगा दिया या ज़्यादा वेट लटका दिया तो वो रॉड पूरी तरह कंप्लीट बेंड हो जाएगी, दोबारा अपनी पोजीशन गेन नहीं कर पाएगी। तो बेंडिंग मूवमेंट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ यहाँ फोर्स लग रहा है और एक तरफ इस साइड पे फोर्स लग रहा है, तो दोनों मूवमेंट अवेलेबल हो रहे हैं और यहाँ पे कपल मूवमेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट, बल आघूर्ण या बंकन आघूर्ण। ठीक इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें, हम लोगों ने उस दिन जो निकाला है बेंडिंग ऑफ बीम में, हमने निकाला था स्ट्रेस के बारे में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाला था पहले। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो निकाली थी हमने, क्या निकाली थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है Z/R हमने कैलकुलेट किया था, कंप्लीट किया था इसको। लेकिन यहाँ पर जब हमने बात की कि अगर हमने ये बेंड करने के लिए एक रॉड ली हुई है तो हमने यहाँ पर मटेरियल की बात होगी, और मटेरियल की जब बात होगी तो मॉडुलस की बात होगी। जैसे कि हमने बात की है मॉडुलस से ही मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है वो पता चलती है। तो मॉडुलस जो है यहाँ पर हमने यंग मॉडुलस लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो यहाँ पर N डैश है। ठीक, क्या है, N डैश, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेन अवेलेबल नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी नहीं अवेलेबल होती या कोई भी अदर स्ट्रेन यहाँ पर नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पर हमने ये जो रॉड ली हुई है इसमें भी N डैश पर कोई भी स्ट्रेस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब स्ट्रेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रेन स्ट्रेस है इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अब उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमने यहाँ पर स्ट्रेन लिया है तो स्ट्रेन है Z/R, स्ट्रेस भी यहाँ पर अवेलेबल होगा, और स्ट्रेस अवेलेबल होगा तो हमारे पास Y क्या है, हमारा यंग मॉडुलस है, और यहाँ पर जाएगा YZ/R। YZ/R क्या आ गया है, YZ/R। ये तो स्ट्रेस की बात हो गई। अब स्मॉल एरिया हमें कंसीडर करना है, जो हमने PQRS लिया हुआ है, इसमें जो इसकी मोटाई है कहने को वो B है और इसकी जो गहराई है वो क्या है, D है।
अगर ऐसा है तो ये जो एम एंड है वो क्या है, हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट जेड डिस्टेंस पर कुछ स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है एरिया का हमने, वो क्या है, डेल ए है। जब हमने ये कंसीडर किया तो हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेस जो है वाई जेड अपॉन आर तो आ ही रहा है, और साथ में इसमें एक चेंज क्या हो जाएगा कि जब हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो स्मॉल एलिमेंट क्या है, हमारा डेल ए है। स्मॉल एलिमेंट क्या है, हमारा डेल ए है। जो एरिया हमने लिया हुआ है वो स्मॉल ए है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब जब हम ये निकाल रहे थे तो हमने ये देखा कि अगर वाई जेड अपॉन आर है, डेल के साथ में है, तो यहां पर अगर टोटल हमको मूवमेंट देखना है, टोटल मूवमेंट कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर वाई जेड अपॉन आर, ये तो हो गया एरिया, लेकिन इसमें कुछ डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस यहां से न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक कितनी है, तो वो क्या है, जेड डिस्टेंस है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है जेड का। अब ओवरऑल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो ऐड कर देते हैं या इंटीग्रेशन कर देते हैं, या फिर हम समीशन ले लेते हैं। ओवरऑल मूवमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समीशन लेने वाले हैं। तो समीशन ऑफ वाई जेड अपॉन आर डेल ए, और जेड का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वाई अपॉन आर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट होने के कारण इसको हम कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद जो होगा समीशन ऑफ जेड स्क्वायर डेल ए, ये जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो एरिया या मास आता है उसको हम यहाँ पर आई से बनाते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाई आई अपॉन आर। यहाँ पर जो है ये जो है ये क्या है, हमारा आई है, ठीक, ये आई है। अब यहाँ पर जो हमने वाई आई लिया हुआ है, वाई आई अपॉन आर लिया है, ये टोटल हमको बेंडिंग मूवमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट जो हमें कैलकुलेट करना था कि कितना बेंड कर रही है रॉड, अगर डिस्टेंस हमारे पास जेड है। इसके बाद अब जब इन सब की बात कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पर एक चेंज आ रहा है कि यहाँ पर वाई आई अपॉन जो आर आ रहा है, तो यहाँ पर आर तो हो गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस दिन भी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की थी, तो ये तो हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो वाई आई है वो क्या है, तो वो हमारी है कि क्या है, फ्रिक्चुअल, क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रिक्चुअल रिजिडिटी। वाई आई को हम बोलेंगे फ्रिक्चुअल रिजिडिटी या नमन दृढ़ता। ये हमें बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ना था, जो हमने आज पढ़ा कि बेंडिंग मूवमेंट क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और कितने आसानी से हम देख सकते हैं कि रॉड कितनी बेंड हुई है, कितनी डिस्टेंस के साथ बेंड हुई है, और हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट मिल जाती है या नमन दृढ़ता मिल जाती है, या बोल सकते हैं फ्रिक्चुअल रिजिडिटी हमें मिल जाती है। थैंक यू।